तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। हाँ, ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबें आदम हैं। गोल्डनी जी। आदम गोंडवी जी की हाँ। है। तो आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूमेंगे तो शायद कागजों पे उनका घर बन गया होगा, लेकिन उनके घरों में तिरपालें हैं, ठीक ना। वो भी इतनी मुकम्मल नहीं है, इतनी पूरी नहीं है कि बरसात का पानी गिरे तो वो रोक पाए। इतनी सर्दी पड़ रही है, आप यकीन नहीं मानेंगे, आंख पे आंसू आ जाता है ये बात बोलते हुए कि कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के पास रहने के लिए घर तक मैसर नहीं है। जब आप बड़े बड़े काफिलों से होके गुजरते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके पास होती हैं, लेकिन जब आप गरीब जनता के बीच में जाते हो तो आपको आप सन्नाटे में हो जाते हो। इस आदमी से मैं क्या बात करूं, इसके पास तो रहने का घर तक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिवम राय और आपका जनहित इंडिया में स्वागत है। आज मैं गृह जनपद आजमगढ़ में निज़ामाबाद विधानसभा 348 और हमारे साथ हैं कांग्रेस के कैंडिडेट अनिल कुमार यादव या अनिल कुमार। जी नमस्कार। मेरा नाम तो अनिल कुमार यादव पूरा है, लेकिन मैं अनिल कुमार लोग शुरू से ही बोलते हैं, तो अनिल कुमार यादव। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हो मैं समझ रहा हूँ। लोकतंत्र है और तमाम तरह के हिंदुस्तान जिसके लिए जाना जाता है कि तमाम मज़हब के लोग हैं, तमाम जाति के लोग हैं, तमाम भाषा बोलने के लोग हैं, तो जाति एक आइडेंटिटी होती है। तो कहीं अनिल कुमार को अनिल यादव होता है, कहीं अनिल यादव अनिल कुमार होता है। अच्छा। तो वो चीज़ें हैं और वो खैर मेरी विचारधारा से और मेरी जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है, मेरे साथ यादव हो कुमार हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जिस क्षेत्र से लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और ये जो क्षेत्र है ये सपा बसपा का गढ़ माना जाता है। जी। आपकी एक बार सीट निकली है कांग्रेस की 89 में, तो आपको लगता है कि इस बार आप इस सीट को निकाल ले जाएंगे? आप जो कैंपेन कर रहे हैं वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए 89 में मैं पैदा हुआ था, तो उस साल जो है यहाँ पे यहाँ के विधायक जो है वो स्वर्गीय राम बच्चन यादव जी चुनाव जीते थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कुछ कर अच्छा नहीं कर दूसरे स्थान पे आती रही है जी, कभी-कभी। दूसरे स्थान पे आई, लेकिन बेहतर नहीं कर पाई और चुनाव नहीं जीत पाई। तो लगभग 32 सालों से एक तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, विधायक नहीं जीत पाए यहाँ से। रही बात इस बार का, तो मैंने निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पुरानी परंपरागत तरीके से जो लोग प्रचार करते थे, जो पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि गांव-गांव में उनके जो 3-4 मठाधीश बैठे हुए हैं, उनके जरिए वो वोट को पोल करवा लेंगे, तो वो उस जो पुरानी परंपरागत प्रणाली है उसके खिलाफ हमने ये किया कि हम निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में डोर टू डोर गए। 146 गाँव, सॉरी 186 गाँव मैंने डोर टू डोर किया है। डोर टू डोर का ये मतलब है कि उस गांव का मैंने एक घर भी नहीं छोड़ा है। मैं गया हूँ, जो गांव का आखिरी घर होता था लोग बोलते थे कि वहाँ तो भाई पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, तो अब हो गया, लेकिन मैं वहाँ जाता था और ये उनको बताता भी था कि लोग मेरे साथ ही ये कह रहे थे। लेकिन मेरा एक तरीके का संकल्प है कि मैं सारे वोटरों के पास पहुँचूँ, सारे लोगों के दरवाजे पे पहुँचूँ। और एक इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एक सैद्धांतिक पहलू भी है इसका कि मैं लोगों के पास जब वोट मांगने जाऊंगा तो कल को मैं चुनाव जीतूं हारूं वो अलग बात है, वो तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन वो आदमी कोई बात कहने में मुझसे हिचकेगा नहीं। या मैंने जो वादा किया है वो मैं विधायक बन जाऊंगा तो मुझसे पूछेगा कि भाई तुमने तो कहा था। चूँकि आप डोर टू डोर जा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि लगातार घूम रहे हैं, आपको समस्या क्या दिख रही है? क्या लग रहा है कि ये जो है प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए? और आप अगर विधायक बनते हैं तो आप कैसे उस समस्या का निदान करेंगे? क्या आपका नज़रिया है, कैसे उसको दूर करेंगे? क्या आपकी नीयत है, ये जो भी है?
देखिए, जहाँ तक नज़रिए की बात है और समस्याओं की बात है, निज़ामाबाद में जब मैंने इतना डोर टू डोर घूमा है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो शायद चुनाव के शोरगुल में जाति समीकरण, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले, बड़े बड़े नारे, कौन किस पार्टी से में था, अब किस पार्टी में चला गया, तो ये सारी चीज़ों के बीच जो बुनियादी सवाल हैं वो ढक जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नेता अगर घूम रहा है तो उसके पास सबसे सबसे तीखा सवाल क्या आता है? चुनाव के वक्त आते हो, ठीक। ये इसलिए कि यहाँ पे जो यहाँ के विधायक हैं वो चुनाव के वक्त, शायद चुनाव के वक्त भी नहीं पहुँचते हैं। यहाँ जो लोग राजनीति करते हैं उनको लगता है कि वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट पा जाएंगे, वो जनता के बीच में नहीं जाते हैं, तो उनकी समस्याओं से वाकिफ नहीं है। आप निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे समझ से कोई भी ऐसा गांव नहीं है, मुझे कोई ऐसा गांव नहीं मिला जहां पे 1 दर्जन घर जो है वो खंडहर में तब्दील न हो। उनके पास पैसा नहीं है, तिरपाल लगी हुई हैं गाँव में। आप जाएंगे गढ़वा, कटवा, पश्चिम पट्टी, सेमरी। दावा तो ये हो रहा है कि सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है योगी सरकार में बने हैं। ये कविता है ना, तुम्हारे फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबें हैं, आदम गोंडवी जी की है। तो आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूमेंगे तो शायद कागजों पे उनका घर बन गया होगा, लेकिन उनके घरों में तिरपालें हैं, ठीक ना। वो भी इतनी मुकम्मल नहीं है, इतनी पूरी नहीं है कि बरसात का पानी गिरे तो वो रोक पाएँ। इतनी सर्दी पड़ रही है, आप यकीन नहीं मानेंगे, आँख पे आंसू आ जाता है ये बात बोलते हुए कि कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के पास रहने के लिए घर तक मैसर नहीं है। जब आप बड़े बड़े काफिलों से होके गुजरते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपके पास होती हैं, लेकिन जब आप गरीब जनता के बीच में जाते हो तो आपको आप सन्नाटे में हो जाते हो, इस आदमी से मैं क्या बात करूं, इसके पास तो रहने का घर तक नहीं है। तो इस तरीके की इस कॉन्स्टिट्यूंसी की दिक्कतें हैं कि लोगों के पास घर नहीं है। हर गांव में आप जब जाएंगे तो शायद हर गांव में आप जाएंगे तो 3-4 लोग, 5 परिवार ऐसा मिलेगा जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी इलाज किसी अस्पताल में जाके करवा पाएँ। जो किसान हैं उनके बच्चों के पास फीसें नहीं है कि वो अपने बच्चे को फीस दिला के अच्छी जगह पे पढ़ाई करा सके। तो जो बुनियादी सवाल है कि चिकित्सा का सवाल है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का सवाल है, लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, लोगों के घरों का सवाल है, तो वो सारे सवाल दब जाते हैं, इस शोरगुल में दब जाते हैं। और ये मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों पे मैं चाहता हूँ, मेरी सदिच्छा है, हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, हो सकता है मेरी सदिच्छा पूरी हो जाए, मेरी सदिच्छा है कि ये सारे सवाल जो है वो चुनावी मुद्दे बने। लोग जो जिस ईमानदारी का ढोल बजा रहा है यहाँ का विधायक या यहाँ के नेता लोग बजा रहे हैं, वो लोग देखें कि किस तरीके की स्थितियां हैं इस निजामाबाद में। आप ये तो आप बात सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो है एक तो बाहुबल रहा है, या तो जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं वो सादगी के लिए जाने जाते हैं। तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं ये भी दर्शकों को बताइए। और आपको अगर जनता चुने तो क्यों चुने, ये भी सवाल उठेगा कि बाहुबल और सादगी के अलावा एक पढ़े लिखे लोग को क्यों ही जनता चुने। देखिए, हम लोग जब राजनीति सीख रहे थे, हम राजनीति को बोलते हैं कि हम राजनीति पढ़ के आए हैं और कुछ सिद्धांतों और कुछ वसूलों के साथ आए हैं और अपने जीवन को एक प्रयोग समझते हैं। हम चाहते हैं कि जो किताबों में हमने बातें पढ़ी हैं वो हम धरातल पे करके दिखाएं। तो राजनीति में मैं जाता भी हूँ, लोगों से कहता हूँ, जब मुझसे लोग बातचीत करते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपके पास कोई वोट मांगने आएगा, मैं भी आया हूँ, आप उससे पूछिएगा विधायक क्यों बनना चाहते हो, डॉक्टर क्यों नहीं बन गए, क्यों वकील नहीं बनना चाहते हो, ठेकेदार क्यों नहीं बनने, ठेकेदारी छोड़ के विधायकी क्यों करनी है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है कि आप राजनीति में क्यों। राजनीति में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने करीब से देखा है नाइंसाफ़ियों को। कॉलेज लाइफ में हमने स्टूडेंट राजनीति में थे, वहाँ हमने नाइंसाफ़ी देखी। फिर बाद में बाहर सामाजिक जीवन में आए तो वहाँ पर देखा। तो मुझे लगता है कि ये जो लोकतंत्र है या कोई भी शासन सत्ता हो, कोई किसी भी तरीके की प्रणाली हो, उसमें सबसे बुनियादी चीज़ होता है इंसाफ।
तो मेरा अपना मानना है कि जैसे एक आम आदमी सांस लेता है, जितनी आसानी से सांस मिल जाती है उतना ही आसानी से उसको इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इसलिए राजनीति में, इसलिए विधायक बनना चाहते हैं। और इस भ्रम में नहीं है कि हम सड़क नाली खड़ंजा इसी के नहीं, हमें जो सिखाया गया है राजनीति में, हमने जो सीखा है कि लोगों को इंसाफ मिले, लोगों को बराबरी का दर्जा मिले, लोगों के साथ भेदभाव खत्म हो, सब लोग बराबर हों, तो इन सारे वसूलों के साथ राजनीति में है। हाँ, जो बात कह रहे हैं कि अपने बारे में बताइए, तो बहुत छोटा सा परिचय है, आम सा परिचय है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगता हो। इलाहाबाद यहाँ पे मैंने डीएवी में पढ़ाई की, बीए किया हूँ यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। मैं बीए था हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में। और फिर मैं आपका हिस्ट्री से, हाँ, एमए मेरा मेडुअल हिस्ट्री में है। और छात्र राजनीति में भी थे उसी वक्त इलाहाबाद में। और दुर्भाग्य था या सौभाग्य था, जो भी था, चुनाव नहीं लड़ पाए, चुनाव बैन था लिंगदोद वो कैंपस में राजनीति पे। तो वाम दल से आप कांग्रेस की तरफ बढ़े, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि सब लोग बोल रहे हैं कि जितने वामपंथी हैं सब कांग्रेस में आते जा रहे हैं। अब पप्पू भैया, मतलब जिनको बोला राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलते हैं, तो वो क्या इंकलाब करेंगे? या मैंने देखा अभी पिछले दिनों जब उनका संसद भवन में वो भाषण चला तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि राहुल गांधी को लाल सलाम करके। तो आपको क्या लगता है कि वामपंथ की जगह क्या कांग्रेस में है, या क्या आपका क्या राय है इस पे? देखिए, कांग्रेस ऐतिहासिक तौर पे एक तरह के विचारधाराओं का एक संगम रहा है। ये बात सही है कि बहुत सारे प्रगतिशील विचारधारा के लेफ्ट की राजनीति करने वाले, वामपंथी राजनीति करने वाले लोग कांग्रेस में आए हैं। और मैं भी छात्र राजनीति में एक कम्युनिस्ट पार्टी माले के जो है वो स्टूडेंट विंग्स आयशा में मैं था, तो वहाँ से मैं फिर कांग्रेस में आया। तो कांग्रेस में आने का सिर्फ एक है कि हम एक विचारधारा, एक आइडिया को लेके चल रहे हैं। उस आइडिया के खिलाफ जो मतलब हो सकता है कि सारे हिंदुस्तानियों का आइडिया होगा, जो मतलब हिंदुस्तान की आत्मा को जानते होंगे, हिंदुस्तान की जहनियत को जानते होंगे, तो जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, तो इन संवैधानिक मूल्यों पर जब खतरा पड़ा है, जब बाबा साहब के संविधान के ऊपर हमला हुआ है, देश की किताब या पूरी दुनिया की, हम लोग इतिहास में बोलते हैं कि पूरी दुनिया में कोई एक किताब है जिसने बहुत सारे लोगों का जीवन, सबसे ज़्यादा लोगों का जीवन बदला है, तो हिंदुस्तान का संविधान है। तो उस संविधान की रक्षा के खातिर हम सारे लोगों को लगा कि कांग्रेस एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ हम अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को, अपनी विचारधारा की जो हम सोचते हैं उसको मुकम्मल पूरा कर पाएंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के नेता है, और कांग्रेस पार्टी हमें लड़ने का हौसला देती है। हमारी नेता लड़ रही है। नेता लड़ रही हैं, और क्या वो जो लड़ाई है, जो जनता के नज़र में कि हाँ बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही हैं, मैंने देखा कि चुनाव से पहले तो वो बहुत अग्रेसिव थी, वो सड़क पर उतर रही थी, और इधर जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, इस दरमियान वो थोड़ी सी अग्रेसिवनेस जो है, थोड़ी उनकी गुस्सा जो है कम हो गया है। ठीक है, वो उतनी दिख नहीं रही हैं, या शायद वो रैलियों में व्यस्त हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इस समय जो है ज़्यादा जोर शोर से जो है चुनाव प्रचार करना चाहिए था? नहीं, ये तो देखने का नज़रिए का बात है। आप बताइए कि कौन ऐसा नेता है जो डोर टू डोर जा रहा है? कौन ऐसा नेता है जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा है? बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा नेता है जो भारी बारिश हो रही है उसमें ट्रैक्टर पे बैठा हुआ है, भीग रहा है? कौन ऐसा नेता है जो इस शोरगुल में, चुनावी शोरगुल में, एक रेप पीड़िता के घर जाके 1 घंटा बैठता है, उसकी दुख पीड़ा सुनता है? तो ये कहना कि प्रियंका गांधी की लड़ने की धार कमजोर हो गई, ये नज़रिए का वो है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता का सवाल है। हाँ, वो जनता का सवाल है, तो वो नज़रिए का सवाल है। जनता तक बहुत सारा मैसेज जाता है, नहीं जाता है, और जो मैसेज का माध्यम है वो आप जान रहे हैं कि इसके कंट्रोल में है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम कह रहे हैं कि आप मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई
जो है हमारे लिए सिर्फ चुनाव की जीत आप हार की मजबूती लड़ाई के नहीं। साथ लड़ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें आप जो है निकाल पाएंगे, और क्या आप जो बदलाव की राजनीति करना चाह रहे हैं वो कर पाने में संभव हो पाएंगे इस बार विधानसभा क्षेत्र, इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए, सीट कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी वो तो अलग आकलन है। अभी चुनाव चल रहा है, तो अभी जब आप चुनाव में आते हैं तब आपको मालूम चलता है कि एक दिन में समीकरण बदलते हैं। एक दिन में कुछ हो जाता है, आप प्रत्याशी जीत जाता है, एक दिन में कुछ हो जाए प्रत्याशी हार जाएगा। तो कितनी सीट आएंगी कितनी सीट नहीं आएंगी वो अलग बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि कितनी मजबूती से हम कांग्रेस पार्टी लड़ेगी या लड़ रही है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए चुनाव एक तरीके का धर्म युद्ध है। ये चुनाव सच और झूठ की लड़ाई है। ये लड़ाई, इस लड़ाई में एक तरफ जो है उत्तर प्रदेश की आवाम है जो पिसी गई है, गरीबी में पिसी गई है, बेकारी में की पिसी गई है, बेरोजगारी में पिस रही है। दूसरी तरफ इन सारे मुद्दों को एजेंडा बना के लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी है जो लगातार लड़ रही है। तो ये लड़ाई इसी विधानसभा चुनाव तक सीमित रहेगी या आगे भी आप लोग लड़ते रहेंगे इस तरह की लड़ाइयाँ जो हैं? लड़ना हमारी फितरत है, हम तो लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।